नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। और अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां के शाहदरा के विश्वास नगर में हत्या से हड़कंप मच गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाम पूछकर कारोबारी सुनील जैन को गोली मारी गई और इस वारदात को अंजाम दिया है बाइक सवार बदमाशों ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीर भी आप देख रहे हैं कारोबारी सुनील जैन की, जिनसे बाकायदा पहले बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने नाम पूछा और फिर उन पर गोली चला दी। बर्तन कारोबारी सुनील जैन मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और आज इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया है दिल्ली के शाहदरा में, जहां शाहदरा के विश्वास नगर में कारोबारी सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुनील जैन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और बाकायदा बदमाश जो बाइक पर सवार होकर आए थे, उन्होंने पहले उन्हें रोककर नाम पूछा कारोबारी से और फिर नाम सुनते ही गोली चला दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चश्मदीदों का कहना है नाम पूछकर कारोबारी को गोली मारी गई। बर्तन कारोबारी सुनील जैन की इस गोली मारकर हत्या कर दी। तब अपने अपने घर पे पहुंचे तो एकदम फोन आ गया कि वो जैन साहब की लड़ाई हो गई। मतलब एकदम जैन साहब को कोई मार गया। सुमित जो लड़का साथ था उसने बताया कि पहले एक बंदा आया, उसने नाम पूछा कुछ और पहले गोलियां मारी, फिर दूसरा बंदा आया जो उसके साथ था, फिर उसने बातचीत गोलियां मारी और वो ऑन द स्पॉट। जैन साहब ने बोला भाई क्यों मारा, अगर कुछ लेना तो ले ले, छोड़ दे। उन्होंने कुछ बात नहीं करी और उन्होंने गोलियां मार दी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने वारदात की जगह का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम मौकाए वारदात पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और छानबीन कर रहे हैं। दरअसल सुबह करीब 8 बजे सुनील जैन नाम के एक व्यापारी हैं जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मॉर्निंग वॉक करके अपनी स्कूटी से घर की तरफ लौट रहे थे और वो जैसे ही यहाँ इस स्पॉट पर पहुँचे, इस जगह पर पहुँचे, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाइक पर सवार 2 बदमाश यहाँ सुनील जैन के पास पहुंचे हैं और उन्होंने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और सुनील जैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन बदमाश थे जिन्होंने सुनील जैन को टारगेट किया था। जानकारी के मुताबिक सुनील जैन जो है एक बर्तन के व्यापारी हैं, उनका एक बर्तन का स्टोर है और पुलिस की जो अब टीमें हैं इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही जो व्यापारी सुनील जैन को बदमाशों ने टारगेट किया। जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर वारदातें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इस मामले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बदमाशों के दिल के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह जिस तरीके से व्यापारी को टारगेट किया है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, मनोज वर्मा और दीपक रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पहले मैं आपका रुख करूंगी। आपकी रिपोर्ट भी दर्शकों को हमने अभी दिखाई है जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। साफ जाहिर होता है कि रेकी करके इस वारदात को अंजाम दिया गया था। क्या परिवार वाले कुछ बता पाए हैं कि कोई झगड़ा रहा हो, कोई धमकी से पहले मिली हो, कोई इनपुट इस तरह का? जी बिल्कुल, देखिए परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है और जो पुलिस की भी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी फिलहाल ना ही कोई उनका झगड़ा था और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई उनको धमकी मिली थी, लेकिन पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। क्योंकि जिस तरीके से सुनील जैन को गोली मारी गई है उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ है कि टारगेट किलिंग का ये मामला है। जो बदमाश पहुँचे थे उन्होंने बाकायदा सुनील जैन का नाम पूछा है और उसके बाद उनको गोली मारी है, क्योंकि सुनील जैन के साथ एक शख्स और मौजूद था, वो स्कूटी चला रहा था। सुनील जैन स्कूटी पर पीछे बैठे हुए थे। सुनील जैन रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए थे और जब वो अपने घर की तरफ कृष्णा नगर की तरफ जा रहे थे तो वहां घर पहुंचने से पहले ही उनको गोली मार दी गई। तो कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग का ये मामला है। अब पुलिस जो है इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जिस जगह पर यह वारदात हुई है वहां पर तो कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन पुलिस को इतना जरूर लग रहा है कि बदमाशों ने बाकायदा पहले रैकी की होगी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। तो पुलिस जो है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर के और जो ये स्पॉट जहां पर गोली चली है वहां की तमाम सीसीटीवी फुटेज को
खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजधानी दिल्ली के अंदर बदमाशों के दिल में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 8:30 बजे सरेआम बदमाशों ने सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी। जी 8:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ, दीपक और मनोज। वहीं कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस का एक बयान सामने आया है कि कारोबारी सुनील जैन को 3 से 4 गोलियां लगी, ये कहना है डीसीपी शाहदरा का। मौके से खोखे मिले हैं। सुबह 8:36 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर 2 बदमाश सवार थे जिन्होंने गोली मारी है और मौके पर ही कारोबारी सुनील जैन की मौत हो गई। डीसीपी शाहदरा ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। इस वक्त जो डीसीपी प्रशांत गौतम है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या अभी तक कोई क्लू मिल पाया है? ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सर, तो क्या व्यापारी को धमकी मिली थी पहले? नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी नहीं है। परिवार वाले भी मना कर रहे हैं। इस तरीके की ना तो कोई कंप्लेंट है हमारे पास, बाकी हम जांच कर रहे हैं अभी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार वाले बिल्कुल मना कर रहे हैं। परिवार वाले तो बिल्कुल सिंपल सादा आदमी थे। वहीं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को जंगल राज बना दिया। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए, कहा कि लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी से दिल्ली की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। वो पोस्ट आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो किया है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, दिल्ली को जंगल राज बना दिया है, ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है सोशल मीडिया साइट पर। और वो पोस्ट भी आप देख रहे हैं जो किया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि अमित शाह जी ने दिल्ली को जंगल राज बना दिया है, चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कल एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 2-3 साल के अंदर जिस तरह से दिल्ली के ऊपर गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। बिजनेसमैन हैं, उनको फिरौती की कॉल्स आती हैं। अगर वो पैसे ना दें तो अगले दिन उनके दुकान के ऊपर शूट आउट हो जाता है। वो गुंडे आते हैं और बंदूकें चला के चले जाते हैं, गोलियां चला के चले जाते हैं। अभी तक इस साल लगभग 160 फिरौती की कॉल्स आ चुकी हैं जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है। जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है वो तो पता नहीं कितनी होंगी। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का किडनैपिंग करके गैंग रेप हो रहे हैं। ड्रग्स चारों तरफ फैले हुए हैं। दिल्ली के अंदर कोने कोने पे नशा बिक रहा है। ये सारा दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के डायरेक्टली अंडर में आता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए उनसे, वो दूसरी पार्टी की हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी के, इससे वो मेरे भी गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से उनसे गुहार कर रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। दीपक रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टसल देखने को मिला है और अब इस वारदात ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को खुलकर हमला करने का मौका दे दिया है। जी बिल्कुल, आप शुरू से ही देखें तो अरविंद केजरीवाल ने इस बार टारगेट कर लिया है गृह मंत्री अमित शाह को। सीधे तौर पर वो उन्हीं पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी हैं 2 महीने बाद और उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कि पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, एलजी जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है उनके अधीन आती है, वो इस पर काम क्यों नहीं करते। देश की राजधानी दिल्ली में अगर दिन दहाड़े गोली चलती है और लोगों की मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उनका ये कहना है कि तमाम चीज़ों के लिए अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार को कोसा जाता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति पे कोई बातचीत नहीं की जाती है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उन लोगों के घर भी जा रहे हैं जिन लोगों के घर में हत्याएं हुई हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा एजेंडा जो है वो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने सेट कर दिया है इस बार चुनाव के लिए कि क्राइम के मुद्दे पर वो घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति खराब है तो अगर बीजेपी की सरकार आती है, उनका ये कहना है, तो बाकी चीज़ें कैसे बेहतर हो पाएंगी। तो सीधा टारगेट
टारगेट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि अगर बीजेपी को टारगेट करना होगा तो इसी तरीके से करना होगा कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो जो अभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है देश की राजधानी का, तो बाकी चीज़ों को कैसे ठीक करेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हथियार इसको बना लिया है अरविंद केजरीवाल ने, और उसी हथियार के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश है। और ये वजह है कि जब आज की ये दो बड़ी घटनाएं आई, चाहे गोविंदपुरी में चाकू मारने की घटना हो या विश्वास नगर में गोली चलाने की घटना हो, इन दोनों ही घटना पर पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं और इसको सीधे तौर पर जंगल राज करार दे दिया है। बिल्कुल ठीक आपने दीपक कहा, क्योंकि दिल्ली वासियों की नब्ज पकड़ना जान गए हैं अरविंद केजरीवाल। जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय बिजली को लेकर किस तरह से वो घर घर जाकर कैंपेन चला रहे थे, खंबे पर चढ़ जा रहे थे, और अब इस ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर वो पीड़ित परिवारों से जिस तरह से मिल रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो दिल्ली वासियों को एकजुट करेंगे। जी बिल्कुल, एकजुट करने की कोशिश है और लगातार यही वजह है कि वो उन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करने जा रहे हैं ताकि ये संदेश जा सके कि वहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं वो अपनी आप बीती क्या बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश की राजधानी में हम लोग रह रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, जहाँ पर आपको एक एक कदम कदम पर पुलिसकर्मी नजर आते हैं, वहाँ पर अगर ये हालात हैं तो सोचिए कि उन इलाकों में क्या होगा जो दूर दराज के इलाके हैं। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों ये भी कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर जैसी जो स्थिति है उनके हाथों में आ जाए, जिसके लिए वो क्लेम भी कर रहे हैं कि अगर चुनाव जीतकर आते हैं तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर भी सुधार देंगे। वो कैसे सुधारेंगे, हालांकि वो कहना बाकी विवाद होगा उसमें, क्योंकि बहस का मुद्दा है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में रहेगा। लेकिन वो ये जरूर अपनी तमाम यात्राओं में क्लेम कर रहे हैं कि इस बार अगर जीत के आता हूं तो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन भी ठीक कर दूंगा। दीपक, मनोज, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। और जिस तरीके से यहाँ पर अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत हो रही है, वहीं इस बीच दिल्ली के गोविंदपुरी में एक व्यक्ति की हत्या की खबर सामने आई है। पड़ोसियों के बीच विवाद में चाकू से हमला किया गया। हमले में 2 लोग घायल हैं। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के गोविंदपुरी से है ये, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई। पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ, झगड़ा हुआ चाकू से, जिसमें एक ने हमला कर दिया, और उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने ये पोस्ट किया है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विश्वासनगर में गोलीबारी के बाद अब गोविंदपुरी से चाकूबाजी की खबर आ रही है। बीजेपी के राज में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, एक और वारदात और एक और सवाल वापस से वही कि ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला गोविंदपुरी वाला है, ये आपसी झगड़े का मामला पुलिस इसे बता रही है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि एक कॉमन टॉयलेट को लेकर के आपस में पड़ोसियों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद 3 लोग इसमें घायल हुए थे। चाकू से उनके ऊपर हमला किया गया और जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि 5 लोगों को इस पूरे मामले के अंदर हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या सिर्फ एक कॉमन टॉयलेट को लेकर ये झगड़ा था या झगड़े के पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। तो पुलिस का भी यही कहना है कि झगड़ा जो था वो पड़ोसियों का आपस में हुआ था। उसके बाद अब 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। जी मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर नए चुनकर आए विधायक आज शपथ लेंगे। और ये देखिए विधानसभा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को आप सुन रहे हैं। मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेल। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, मी एकनाथ संभाजी शिंदे विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल
मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. श्री दिलीप वळसे पाटील. तो प्रोटेम स्पीकर यहां नए चुनकर आए विधायकों को शपथ दिला रहे थे. इससे पहले आपने देखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों ही उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली. महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त महायुति की नई सरकार में किसको क्या विभाग मिलेगा, इस पर अटकलों का दौर चल रहा है. तो दूसरी तरफ विपक्ष ने फिर से सियासी सीन में वॉशिंग मशीन की एंट्री करा दी है. बेनामी संपत्ति मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट मिलने पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है. अजीत पवार बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए हैं, ये कहना है संजय राउत का. बीजेपी से हाथ मिलाइए तो सब साफ हो जाता है. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय राउत ने निशाना साधा है अजीत पवार पर भी और बीजेपी पर भी. कहना है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब साफ हो गए. बीजेपी के साथ आए, वॉशिंग मशीन से साफ हो गए. बीजेपी से हाथ मिलाइए तो सब साफ हो जाता है. ये रिएक्शन, ये तंज कसा है संजय राउत ने अजीत पवार को जो क्लीन चिट मिली है इनकम टैक्स की ओर से, बेनामी ट्रिब्यूनल ने जो क्लीन चिट दी है, उसके बाद ये संजय राउत का रिएक्शन सामने आया है. अक्टूबर 2021 में जो संपत्तियां सीज की गई थी अजीत पवार की, अब उसे उन संपत्तियों को रिलीज कर दिया गया है और इसी पर संजय राउत ने निशाना साधा है. कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाइए, सब साफ हो जाएगी. क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना. प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजीत दादा पवार को मिली. अजीत पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया 1000 करोड़. दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए. उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए. प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी. अजीत दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ मोदी जी के उपस्थिति में. अब 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी. बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए. तो वही राहत को लेकर जब अजीत पवार से सवाल किया गया तो वो टाल गए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बड़ा रिलीफ है सर. आज अरे सुनो तो भाई, आज हमारे सीएम साहब हो, हम दोनों डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथराव शिंदे जी, मैं और हमारे सभी जो साथी है महायुति के सभी विधायक, इन्होंने सबने आज यहाँ जब वो आए तो पहले शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू यहाँ जो है वहाँ हमने पुष्पमाला पहनाई. तो क्लीन चिट के सवाल को टाल गए अजीत पवार. तो वहीं बेनामी संपत्ति मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद अजीत पवार उद्धव गुट के निशाने पर है. उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, सुनते हैं. अजीत पवार जी क्योंकि अब वो ऐसे दल में शामिल हैं जिनको ईडी, आईटी, सीबीआई का सारी चाबियां उनके हाथ में हो गई हैं, तो जो उनके पक्ष में जाता है वॉशिंग मशीन से धुल जाता है. 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया था. देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था चक्की पीसिंग इनको जेल में डालेंगे. आज उन्हीं को जो क्योंकि आपके बगल में बैठे हैं उप मुख्यमंत्री बनकर, आज उनको राहत की सांस मिली है. उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, पर देश को जरूर देखना चाहिए कैसे जो आरोप लगाते हैं वही आरोप सिद्ध करने से बच जाते हैं क्योंकि उनके साथ वो शामिल हो जाते हैं. हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए. किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के, और साथ ही प्रशांत पवार जी हैं, प्रवक्ता है एनसीपी अजीत पवार गुट से. प्रशांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी. यहाँ पर शिवसेना यूबीटी कह रही है क्योंकि आप बीजेपी के साथ हैं इसीलिए दाग साफ है. ऐसा है, जो एजेंसियां उसके ऊपर में इंक्वायरी करती है उनको कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दी है. अब प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में जो बोला है उन्होंने, इसकी संपत्ति दाऊद की संपत्ति है, उसकी संपत्ति है,
आप ईडी अभी तक के ईडी या सीबीआई ने कहीं पे भी प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर में एफआईआर नहीं किया हुआ है। ये संजय राउत जी को पता चलना चाहिए। अभी ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र में जिस हिसाब से महायुति को मैंडेट मिला है वो तो उनके पेट में दर्द दे रहा ना। जो बच्ची बुच्ची शिवसेना है वो भी खत्म करने में लगे हुए हैं संजय राउत जी। क्या अभी अजीत दादा ये सब फालतू चीजों पे कभी आपको रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि जो चीज अजीत दादा की जो संपत्ति जब तक की गई है वो संपत्ति का जो ब्यौरा पूरा जब उसकी इंक्वायरी की गई तब उसमें पता चला कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दे दी। उसमें क्या बड़ी बात है। जब तो शिवसेना की जब गवर्नमेंट थी तभी उद्धव ठाकरे जी ने क्लीन चिट दे दी थी। ये तो किशोर तिवारी जी तो बैठे ही है, उनको तो पता है सब। ये संजय राउत जो है ये सुबह उठ के सिर्फ महाराष्ट्र के जनता की दिशा भूल करने का काम करते हैं। उनके पास में कोई डेवलपमेंट का पॉइंट नहीं है ना। क्या महाराष्ट्र में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये उनको क्या पता है। ये सिर्फ उठते हैं सुबह, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। अरे भैया तुम्हारे पार्टी क्या कर रही है वो बताओ ना। अभी तो वो वकीली कांग्रेस की करते, कभी नेहरू जी की तारीफ करते, कभी इंदिरा जी की तारीफ करते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शिवसेना की तारीफ कब करेंगे वो खुद के पक्ष की, दूसरे पक्ष की तारीफ करते रहते। तो ये इनका काम है और वो काम वो कर रहे हैं। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये कुछ दिन से आप लोग भी वो तंग आ जाएंगे, आप भी बंद कर दोगे उनको दिखाना। किशोर तिवारी जी, जो दाग कभी आपने दाग माने ही नहीं, अगर अब वो दाग साफ हो गए हैं जांच में तो एतराज कैसा। और अपने घर की चिंता कीजिए ना, ये कह रहे हैं प्रशांत जी। अरे घर की चिंता तो कर ही रहे भाई, 20 सीटें आई तो चिंता नहीं करेंगे क्या। अभी मैं बता रहा हूं तुमको। देखिए अजित पवार पर हमने कभी आरोप नहीं लगाए। आरोप लगाए थे देवेंद्र फडणवीस ने, उनके पास 2 ट्रक सबूत थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर जी ने लगाए। और प्रफुल्ल पटेल पर तो बहुत गंभीर आरोप उन्होंने ही लगाए, हमने कभी लगाए नहीं। अब एक बार वो कह दे कि आदर्श का घोटाला हुआ नहीं था, एक बार कह दे कि हसन मुशर्रफ शुगर में नहीं है, महाराष्ट्र सदन के अंदर पैसे नहीं खाए, या फिर प्रफुल्ल पटेल जी ने सार्वजनिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। और बात आती है अजीत पवार के, जो पाक साफ हो गए अभी, तो अजीत पवार ने मुझे व्यक्तिगत कई बार कहा। और अपेक्स बैंक का घोटाला था, अब बैंक पूरी की पूरी डूब गई थी। और सिंचाई का घोटाला था जिसके बारे में मुझे मालूम है कि विदर्भ के सिंचाई के ठेके देते वक्त बड़ा संगीन भ्रष्टाचार हुआ कि लोअर पैनगंगा बना नहीं, उसके कैनाल के टेंडर निकले और लाभार्थी भी थे। अभी बात ऐसी है कि लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना चाहिए। देखिए मैं सबसे प्रमुख बात बोलता हूं कि नैतिकता की बात, राष्ट्र निर्माण की बात, चारित्र की बात ये बीजेपी करती है और ये उनका राष्ट्र निर्माण है, ये इनका चारित्र है, ये इनकी नैतिकता है। मैं अभी बता रहा हूं जी, ये क्या बोल रहे हैं। देखो मुझे बोलने देना थोड़ा। प्रशांत ने यार हमारे वो संजय राउत को सुबह का जो राष्ट्र के नाम संदेश रहता है उस पर बहुत कुछ बोला। अगर वो राष्ट्र के नाम संदेश न दे तो ये चैनल बंद हो जाएंगे। प्रशांत समझते जाओ, आप वो मसाला देते हैं तब तो डिबेट होती है। मुझे समझ लो, राष्ट्र के नाम के संदेश का हमने कीमत चुकाई करना चाहिए, लेकिन आपके पार्टी की वकीली नहीं करते ना। वो कांग्रेस की वकीली करेंगे, राष्ट्रवादी की वकीली करेंगे, आरपीआई की वकीली, आपके पार्टी की वकीली क्यों नहीं करते। ये राष्ट्र के नाम से संदेश नहीं है, ये राष्ट्र के जो जनता है ना उनको बहकाने का काम संजय राउत करते। क्या कौन सा डेवलपमेंट की काम करते, कौन सा महाराष्ट्र। प्रशांत मैं जवाब देता हूं तुमको। सुबह उठे ऐसा है, सुबह उठे वैसा है। ये किशोर जी आप मेरे बड़े भाई साहब है, आप मेरे को एक बात बताइए, ये संजय राउत का क्या ये है, किसी को कुछ भी बोलना, गद्दार बोलना, बिना बाप का बोलना, ये बाप का बोलना, ये उनको शोभा देता है क्या। एक राज्यसभा मेंबर है वो, और एक राज्यसभा मेंबर अगर इस टाइप से बात करता है तो मैं तो बोलता चैनल वालों ने प्रशांत जी एक बार सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। जी किशोर जी।
प्रशांत पवार ये मेरा छोटा भाई है और हम लोग ने विदर्भ के आंदोलन में साथ में काम किया। अभी वो कह रहा है तो मैं उसका संदेशा संजय राउत को दे दूंगा। उसको भी मालूम है कि शिवसेना में मेरी चलती कम है। यहाँ तो जिस विदर्भ में मैंने 40 साल काम किया प्रशांत, वहां की टिकटें बेचते वक्त भी मुझे पूछा नहीं, तो क्या करेंगे। अभी तुम है ना, हम हार गए हैं तो एक बार सचिन, तो क्या प्रशांत जी ने आपकी दुखती रग छू ली है क्या किशोर जी? अरे नहीं यार, एक आधी बार है ना, सचिन तेंदुलकर यूरोप पे आउट हो जाए तो जिंदगी भर उसको वही जीरो गिनाने का। अरे हम लोग फिनिक्स की औलाद है, आ जाएंगे। लेकिन एक बताओ प्रशांत, विदर्भ कब अलग कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये बता दो। नहीं, अभी विदर्भ का डेवलपमेंट हो रहा तो विदर्भ अलग क्यों करने का? ये आप एक शिवसेना तैयार है क्या विदर्भ अलग करने को? सबसे पहले तो शिवसेना ने ही विरोध किया था ना। उस वक्त तो शरद पवार साहब भी तो तैयार हो गए थे विदर्भ के लिए, तब क्यों शिवसेना ने विरोध किया? आज भी शिवसेना विदर्भ को विरोध करती है। लेकिन जब से देवेंद्र जी बोलो या अजीत दादा बोलो, ये इन लोगों ने विदर्भ में डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। और आपको मैं बताता हूं, जो सुरजागढ़ में वगैरह जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो सही में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। एक अगर बड़ा स्टील इंडस्ट्री वहां आ जाए, बाजू में पावर प्लांट है, बाजू में किशोर जी, आप तो किसान नेता हो, अपने यहाँ कैनाल और अपने यहाँ नदी का जितना ये है, आप जो जैसा बोल रहे हैं ना कि अभी हम आएंगे, अभी कहां से आएंगे? आपके 20 लोग हैं, 20 में से 10-12 तो ऑलरेडी जा रहे बोलते दूसरी जगह पे। उन्होंने, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने बोला, मैं आपको बताता, जब मैं मुंबई में पढ़ता था तब मैं शिवसेना में था। उस वक्त की शिवसेना और आज की शिवसेना, ये सिर्फ मीडिया के सामने बैठ के रोज सुबह में कुछ तो भी बात करना और अपने देश के लोगों को गुमराह करना, ये काम सिर्फ ये कर रहे हैं। बाकी कौन सा शिवसैनिक कर रहा है काम? शिवसैनिक ये रास्ते पे उतर के जनता की सेवा करने का काम वो करता है। ठीक है, शॉर्ट में जवाब किशोर जी से। जी किशोर जी। नहीं, देखिए, मैं संजय राउत के बारे में ज्यादा सुनने का आदी नहीं हूँ। वो हमारे बहुत कद्दावर नेता है। संजय राउत नहीं होते तो पूरी मीडिया में दिन भर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं संजय राउत जो हैं वो चर्चाओं को बनाए रखते हैं। बहुत धन्यवाद किशोर जी आपका, प्रशांत जी आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए। और यहाँ पर हमले हो रहे हैं वॉशिंग मशीन में दाग धुल गए को लेकर, लेकिन वो कह रहे हैं कि दाग जब आपने पहले माने ही तो दाग अब साफ भी हो गए, तो ऐतराज कैसे? बात जयपुर की कर लेते हैं, जहां पर एक सरकारी बैठक में बीजेपी सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक के बीच जमकर बहस हो गई। ये उस वक्त का वाकया है जब राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार में एक बैठक में शामिल हुए थे। यहां बिजली इंतजामों को लेकर चर्चा हुई तो कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा ने मंत्री के सामने ही खरी खोटी सुना दी। इसी पर जमकर तू-तू मैं शुरू हो गई। पहले वो अब की ये है, क्या मामला है ये? आप आवाज धीरे रखो। 2 बार तो पहले तो इन्होंने बोला, पहले की हो, अब तुमने बोला। अरे आप मेरी बात सुनिए, क्या बात सुननी है? बात सुनो आप। क्या बात सुननी है? ये जो ठेकेदारी प्रथा थी ना, ये पिछले समय की थी, इसको हम बंद कर रहे हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं। जो अशोक गहलोत ने और आप लोगों ने दलाली मचा रखी थी, तो बंद कर रहे हैं हम लोग। पूरा ठेका दे रहे हैं अब तो तुमने, पूरा मोदी जी बेच रहे हैं इसको, तो क्या मतलब है? प्राइवेट ये है कि हम इस पे नहीं जाए, हम कराते हैं। आप जा रहे हो मंत्री जी, अभी आप पहले की अभी की बात कर रहे हो, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो। तो मुद्दा तो ये है मुद्दे कि की जो बात करो ना आप। अभी ये जो डिले हो रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप बात उल्टी कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगी फिर आपका? डिले इसलिए हो रहा है, ये गलत बात है आपकी, जितने ठीक बात नहीं है मंत्री जी, किसानों को, ठीक बात नहीं है, समझ रहे हो आप? पहले वो अब की ये है, क्या मामला है ये? आप आवाज धीरे रखो। 2 बार तो पहले तो इन्होंने बोला, पहले की हो, अब तुमने बोला। अरे आप मेरी बात सुनिए, क्या बात सुननी है? बात सुनो आप। क्या बात सुननी है? ये जो ठेकेदारी प्रथा थी ना, ये पिछले समय की थी, इसको हम बंद कर रहे हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं। जो अशोक गहलोत ने और आप लोगों ने दलाली मचा रखी थी, तो बंद कर रहे हैं हम लोग। पूरा ठेका दे रहे हैं अब तो तुमने, पूरा मोदी जी बेच रहे हैं इसको, तो क्या मतलब है? प्राइवेट ये है कि हम इस पे नहीं जाए, हम कराते हैं। आप जा रहे हो मंत्री जी, अभी आप पहले की अभी की बात कर। तो बिजली के इंतजामों पर बात होनी थी, लेकिन उन इंतजामों को सुनिश्चित करने के बजाय बात हर मुद्दे पर हुई, सिर्फ उन इंतजामों पर बात नहीं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।